सुमित्रा की बातों से डॉक्टर साहिबा को धीरे धीरे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, लेकिन वह यह अंदाजा नहीं लगा पा रही थीं कि आखिर सुमित्रा क्या कहना चाहती है। सुमित्रा बार बार उनके पास आती थी, कुछ बोलने की कोशिश करती थी, फिर बिना कुछ कहे ही चली जाती थी। डॉक्टर साहिबा को लगा कि शायद सुमित्रा को आर्थिक मदद की ज़रूरत होगी, जैसे कि अक्सर होता है कि गरीब परिवारों को पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन जब सुमित्रा ने साफ तौर पर पैसे न लेने की बात कही, तो डॉक्टर साहिबा का शक और भी गहरा हो गया। एक दिन डॉक्टर साहिबा की तबीयत कुछ खराब थी और वह अपनी नाइट शिफ्ट किसी और को देकर घर जल्दी लौट आईं। घर में कदम रखते ही उन्होंने अपने कमरे से चीख की आवाज़ सुनी। वह घबरा गईं क्योंकि उनके पति घर पर नहीं थे। डॉक्टर साहिबा ने तुरंत कमरे का दरवाज़ा खोला और सामने का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। कमरे में उनकी छोटी बेटी और सुमित्रा मौजूद थीं। सुमित्रा बुरी तरह डरी और हताश नजर आ रही थी, जबकि बेटी के चेहरे पर गुस्से और निराशा के भाव थे। यह वह दृश्य था जिसे देखकर डॉक्टर साहिबा की समझ में सब कुछ आ गया। उनकी बेटी मानसिक और भावनात्मक संघर्ष से जूझ रही थी और अपनी मां की अनुपस्थिति में वह सुमित्रा पर अपनी भावनाओं का भार डाल रही थी। सुमित्रा की कोशिश थी कि वह डॉक्टर साहिबा को इस बात की जानकारी दे, लेकिन डर और परिस्थिति की जटिलता के कारण वह कुछ कह नहीं पा रही थी। अब जब यह सब सामने आ गया था, डॉक्टर साहिबा को समझ आ गया कि सुमित्रा आखिर किस सज़ा की बात कर रही थी। सुमित्रा ने धीरे धीरे सब कुछ बताया, कैसे बेटी उसकी मां की अनुपस्थिति में अपनी निराशा और गुस्सा उस पर निकालती थी। वह रात में उसे मां समझकर मारती पीटती थी और सुबह माफी मांगते हुए पैसे देकर चुप रहने को कहती थी। सुमित्रा डर के मारे चुप रहती थी, लेकिन वह इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को ज्यादा दिन सहन नहीं कर पा रही थी। यह सुनकर डॉक्टर साहिबा को गहरा दुख हुआ। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके काम और जिम्मेदारियों के चलते वह अपनी बेटी के मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाईं। अब जब उन्हें यह सच्चाई पता चली, तो उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी बेटी की स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव मदद लेंगी। डॉक्टर साहिबा ने तुरंत एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क किया और अपनी बेटी के लिए चिकित्सा और परामर्श की व्यवस्था की। वह समझ गईं कि उनकी बेटी को भावनात्मक सहारे और मां के साथ की जरूरत थी, जिसे वह अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण पूरा नहीं कर पा रही थीं। इसी कारण सुमित्रा मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, मगर मैं उसकी बातों को इग्नोर करती रही। मुझे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने उससे कहा कि सुमित्रा जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए भी देर हो रही है। तो सुमित्रा कहने लगी कि मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें। मैं चौंक कर सुमित्रा को गुस्से से देखा कि उसकी यह बात कहने का क्या मतलब है कि मैं नाइट ड्यूटी ना किया करूं। आखिर वह होती कौन थी मुझे यह सलाह देने वाली। मुझे गुस्से में देखकर वह बगैर कुछ कहे जल्दी से वहां से चली गई थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर से ज्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसलिए वह ऐसा कह रही है। मुझे वैसे भी काफी दिनों से उसका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उसे पर नज़र रखनी चाहिए और आखिर पता तो चलना चाहिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। खैर, उस दिन मैं अस्पताल चली गई। वैसे तो मैं दिन की ड्यूटी ही किया करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी और मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। नाइट ड्यूटी में मुझे कोई भी समस्या नहीं होती थी, क्योंकि अब तो बच्चे बड़े हो गए थे और वैसे भी मैंने सुमित्रा को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था कि वह दिन रात हमारे ही घर में रहे, और शाम को तो मेरा पति भी घर पर चला जाता था, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुमित्रा के बारे में मुझे अजीबो-गरीब से ख्याल आने लगे थे कि कहीं वह मेरी पीठ पीछे कुछ गलत न कर रही हो। अक्सर मैं अपने साथ ही औरतों से बातें सुनती थी कि ऐसी ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी जाया करती है, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही अफेयर चला लिया। रात अकेली नौकरानी के साथ बिस्तर पर खूब मज़े किया, अकेली नौकरानी का इस्तेमाल कर उसके साथ रात भर खुदाई की और चुपकर उसे शादी भी कर ली। जब से मैं ये खबर सुनी थी, मुझे तो किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता,
और मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था क्योंकि वह एक बहुत ही शरीफ औरत है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर ही कितनी लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नज़र रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सो रही थी, इसलिए मेरे पति सुमित्रा के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 6:30 बजे लौटकर घर आती तो गहरी नींद सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6:30 बजे की सोई सोई मैं दोपहर 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था जिसमें मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते कि मिताली, तुमने तो अपनी जिंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि उसमें मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे। मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। जिंदगी की यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसी कोई भी बात नज़र नहीं, तो मैं भी कुछ सुकून से हो गई थी। लेकिन सुमित्रा एक दिन फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, आप नाइट शिफ्ट मत जाया करिए। रात में आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वह बहुत गुस्से से कह रही थी और अपनी बात खत्म करके वहां से जा चुकी थी। उसके बाद सुनकर मैं तो चौंक गई थी कि मेरे हिस्से की सज़ा का क्या मतलब था। कहीं वह मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजर रही है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं? मैं दिन भर अपने काम व्यस्तता के कारण अपने पति पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। रात में भी उसके साथ कुछ नहीं करवा पाती हूँ। इसलिए कहीं उस सुमित्रा के साथ रंगरलियां तो नहीं मना रहे हैं? ये सोचते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन जैसे सरकने लगी थी। मेरा विश्वास था, जो मेरे पति के ऊपर, वह डगमग लगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसकी ऐसा नहीं हो सकता। वह बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसकी इस बार बार की जीत के पीछे मकसद क्या था कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूं, दिन की ड्यूटी करूं। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था और कभी कोई एक्स्ट्रा फेवर या किसी का एहसान नहीं लिया था। अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते हैं, मैं खुशी से उसे स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती भी थी। अभी भी नाइट के लिए बात कर रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अब इसे मैं अचानक से छोड़ नहीं सकती थी। मेरी बात खराब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत से काम कर रही थी और कभी मैं अपनी बात से नहीं फिरी थी। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन मैं इस तरह अपने घर को तोड़ना भी नहीं चाहती। मैंने सोचा कि कुछ न कुछ तो करना ही होगा। सुमित्रा मेरे घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी और उसके दौरान ना तो उसे मुझे कोई शिकायत हुई थी और ना ही मुझे उससे। वह एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे, जिनको पालने की खातिर वह मेरे घर पर नौकरी करते थे और वह गांव में रहते थे। वह अकेली ही हमारे घर पर रहती थी। जो भी तनख्वाह से मिलती वह अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो, जहाँ तुम रहते हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे। मगर न जाने क्या बात थी, वह मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। आज तक उसने कभी किसी की शिकायत का मौका नहीं दिया था और न ही घर की किसी फैमिली मेंबर की शिकायत की थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका व्यवहार अजीब सा हो गया था। वो बस हर बात तो मुझे एक ही बात करती रहती थी, मैडम जी अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा लें, रात को घर पर रहा करें। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, आखिर रात को ऐसा घर पर क्या होता है जिसकी वजह से वह इतना घबरा कर मुझे यह बात कहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑन इन ड्यूटी थी कि अचानक एक नर्स मुझे जाकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई पाया। मैं हैरत के मारे से देखकर पूछा, आप कौन है? तो वह कहने लगी, क्या आप ही डॉक्टर मिताली हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही डॉक्टर मिताली हूँ, कहिए। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भाग की, उससे पूछ सक
कि उसने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है और आखिर वह कौन है, लेकिन वह बहुत तेज़ी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी, है भगवान, ये मेरे साथ क्या चल रहा है? कौन थी वह औरत और यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं क्यों मुझे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे वो बहुत गलत होने वाला है। मैं ये बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात को ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट से उठती थी। जब मैं सोकर उठी, तब तक मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते थे और जब रात को भी ड्यूटी पर जाना होगा, तब तक वह ऑफिस से आते ही नहीं थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफ़ी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फ़ौरन से अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात कर, लेकिन मेरे पति मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैं उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से दफ्तर नहीं आ रहे। सेक्रेटरी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वह दफ्तर जा भी रहे हैं या नहीं, लेकिन परेशानी वाली बात तो ये थी कि वह रोज़ाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे। फिर ऐसे कैसे वह कहीं जा सकते हैं? अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैं ये बात घर में बताई तो सब बहुत खुश हुए। ख़ास तौर पर मेरी नौकरानी सुमित्रा के चेहरे पर तो सच्ची खुशी के हाव भाव नजर आ रहे थे। रात का खाना खाकर फ्री हुए तो मैं ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैंने देखा सुमित्रा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही हैं। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सज़ा भुगते भुगते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फ़ोन बंद कर दिया और मैंने उससे पूछा कि किस बात कर रही हो, तो कहने लगी किसी भी नहीं। अम्मा से अपने बच्चों का बस हालचाल पूछ रही थी। मुझे आप सुमित्रा के बारे में शक हो चुका था। ये कोई तो खिचड़ी ज़रूर पक रही है या फिर मुझसे कोई ऐसी बड़ी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ होता क्या है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सोए हैं। मेरा पति छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा कि इतना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी क्या ये वाकई खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहा है। मैं उसे खोजती हुई नज़रों से देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो। ये हो सकता है कि मेरा पति सुमित्रा के साथ कोई ज़बरदस्ती करता हो, इसलिए वह मुझे कहती हो कि आप घर पर ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था और वह स्कूल जाता था। इस घर में हम बस 4 ही लोग थे और मेरा ख्याल था इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफ़ी है। इसलिए मैंने कभी सुमित्रा के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं था। और अगर 1-2 बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख लूं, तो सबने सुमित्रा की बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं। तो फिर क्या ज़रूरत है? दूसरी नौकरानी रखने की तो मैं भी सुकून से हो गई थी कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं। तो फिर क्या ज़रूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की, तो मैं भी सुकून से हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि सुमित्रा और मेरी बेटी रिया आपस में कुछ ज़्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। रिया हर वक्त सुमित्रा के आसपास घूमती रहती, कभी उसके कमर में हाथ भी डाले खड़ी होती, कभी उसके गालों पर प्यार कर रही होती। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर यह सुमित्रा को इतना प्यार क्यों करने लगी थी? मैं यह भी देख रही थी कि रिया तो सुमित्रा के करीब जाने की कोशिश करती थी, उसे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन सुमित्रा उसे दूर भागती थी। खैर, उस दिन मैंने पूरा दिन और पूरी रात घर पर रहकर देख लिया था। मैं अस्पताल भी नहीं गई थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी, लेकिन मुझे कुछ भी अब नॉर्मल दिखाई नहीं दिया था, सिवाय इसके कि मेरी बेटी रिया सुमित्रा की कुछ ज़्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं इस बात को इग्नोर कर दिया कि हो सकता है मैं तो घर पर रहती नहीं हूँ, सिर्फ सुमित्रा ही घर पर होती है तो सुमित्रा से उसका दिल लगाव हो गया होगा। फिर कोई और बात नहीं थी। मैं घर पर रहकर देख लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अंदर ही अंदर अब चिढ़ गई। मैंने सोचा पता नहीं सुमित्रा के ड्रामे कब खत्म होने हैं। मैं यही सोच अगले दिन दोबारा से अपने रूटीन के अनुसार अपनी नाइट ड्यूटी स्टार्ट कर ली। 2 दिन के बाद ही की बात है।
मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि शाम में मुझे अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था, तो मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आती हूँ। मैं यही सोचकर बाजार गई। वह मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा क्योंकि सामने का मंजर ही ऐसा था जिसने मुझे एकदम पत्थर सा बना दिया था। क्योंकि मेरा पति एक अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत थी? वह तो एकदम भला चंगा था, उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे अस्पताल चली गई। मैंने देखा वह एक कमरे के अंदर चला गया। मैंने खिड़की से अंदर जाकर देखा तो वह एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था। उसे औरत को मैं पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उसे औरत की मेरी तरफ पीठ थी। उसे औरत को पैसे देने के बाद और उसे हाथ मिलाकर मेरा पति जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाद उसे औरत ने किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद जो औरत आई उसे देखकर मैं आंखें झपका भूल गई थी। फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी। वह औरत और कोई नहीं, सुमित्रा थी। उस औरत ने सुमित्रा को कुछ पैसे दिए। सुमित्रा ने उसका धन्यवाद किया और वहां से चली गई। आखिर यह सब क्या था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उसे अनजान औरत को पैसे दिए और फिर उसे अनजान औरत ने मेरे पति की दी हुए पैसों में से कुछ पैसे सुमित्रा को दे दिए। आखिरी यह सब चक्कर क्या था? और जब उसे औरत ने मेरी तरफ को चेहरा घुमाया तो मैं दंग रह गई थी। मैं उसे औरत को कैसे भूल सकती थी? इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में फिट हो गया था। ये तो वही औरत थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीर ली थी और भाग गई थी। उसका मेरे पति के साथ आखिर क्या संबंध है? मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर उसे पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले कि उसे औरत के पास कोई और दूसरा आदमी आया, एक दूसरे के साथ मिलते हुए वहां से चली गई। ये सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था। जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी और इस समय मेरा पति और मेरी नौकरानी सुमित्रा भी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया था, आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़कर ही रहूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति भी घर आ चुके थे और मुझे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है। पति की बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि अगर यह भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं इन्हें रंगे हाथों कैसे से पकड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो फिर किसी और दिन में हकीकत मालूम करके ही रहूंगी। अस्पताल में भी अपने ख्यालों में ही कोई रही। सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा। मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी खराब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं दे सकेंगे, आपको घर चले जाना चाहिए सर। मैं इतनी तेज दर्द था कि मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ अब और ज्यादा नहीं रह सकती, वरना मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं अपनी जगह किसी दूसरी डॉक्टर को ड्यूटी दी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले मैं कभी अचानक रात के समय घर पर नहीं आई थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा उन लोगों को जगाने से अच्छा है मैं खुद ही अपनी चाबी से दरवाज़ा खोले। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया, शायद मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे क्योंकि उनकी गाड़ी वहां पर नहीं थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि अचानक मुझे चीख की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। भागते हुए ऊपर गई तो चीख की आवाज़ अभी भी मेरी छोटी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने लगी। एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर तो मेरी खुद की चीखें निकल गईं, क्योंकि वह मंजर ही ऐसा था जिसने मुझे लड़ जाकर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी और वह चीखे की आवाज़ भी मेरी नौकरानी सुमित्रा की ही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ाकर उसे हटाया तो वह भी मुझे देखकर परेशान हो गई। सुमित्रा जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, मैं इसीलिए तो आपको कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है और ये आज से नहीं बल्कि कई दिनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम सुमित्रा को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम यूं उसकी बुरी तरीके से पीट रही थीं? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे एक जोर का धक्का दिया। कहने लगे, आप हम माँ बेटी के बीच में मत बोलो, आप जो भी है यहाँ से चल जाए। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। वह यह क्या बक रही थी? मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारी माँ नहीं। मुझे लगा था जैसे वह अपने होशो हवास में नहीं है। दूसरी तरफ सुमित्रा बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी।
उधर रिया की हालत ही खराब होने लगी थी। वह गुस्से के मारे कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कि कहीं वह अपने आप को नुकसान न पहुंचा दे। मैं जल्दी से अपने साथ लाए, बैग में से नींद का इंजेक्शन निकाला और रिया को लगा दिया। वह आप सुकून से बेड पर लेटी हुई सो रही थी। मैं इस सब सूरत हाल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। सुमित्रा अलग डरी डरी से खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा था। मैंने सुमित्रा से पूछा कि यह सब क्या है और कब से हो रहा था है, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वह कहने लगी कि आप मेरे साथ आए। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है। वह मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? सुमित्रा कमरे से निकलकर नीचे की तरह भाग गई। जैसे 1 मिनट भी यहाँ पर रुकी तो कहीं वह उसे फिर से न पकड़ ले। मैं भी परेशान होती हुई नीचे आ गई तो वह कहने लगी कि यह सब कुछ जो भी आपने देखा है वह आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने कितनी बार आपको कहा कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर रहा करें, मगर आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि अपने आखिरी बार कब बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं चुप हो गई थी, क्योंकि वह सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने ही शौक को पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे इस शौक के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने को भी अनुमति दे दी। अब शुरू से ही मेरे बच्चे नौकरों ने पाले थे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज़्यादादारियां होती थीं और मेरा आज ज़्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरता था। लेकिन इसके बावजूद मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन एक माँ के रूप में उसकी भूमिका उसकी डॉक्टर की जिम्मेदारियों से टकरा गई। अस्पताल में लगातार व्यस्तता ने उसे बच्चों के साथ समय बिताने से वंचित कर दिया। इसी दौरान उसकी बेटी रिया धीरे धीरे मानसिक स्वास्थ्य के संकट में फंसने लगी। माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं चला, क्योंकि बच्चों की देखभाल नौकरानी सुमित्रा कर रही थी। सुमित्रा ही रिया के असली हालात से वाकिफ थी। रिया की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। वह अपनी माँ के अभाव में गहरे मानसिक अवसाद में चली गई थी। उसने अपनी माँ की कमी को सुमित्रा में भरने की कोशिश की। वह सुमित्रा से अपनी माँ बनने का नाटक करने को कहती, ताकि वह उस भावनात्मक सहारे को महसूस कर सके जो एक माँ से मिलना चाहिए। जब सुमित्रा उसकी मांगों को पूरा नहीं करती तो रिया गुस्से में हिंसक हो जाती। एक रात रिया ने सुमित्रा पर बुरी तरह से हाथ उठाया। अगली सुबह रिया को पछतावा हुआ और उसने सुमित्रा से माफ़ी मांगते हुए उसे पैसे दिए, ताकि वह उसके माँ को इस बारे में कुछ न बताए। यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। सुमित्रा ने यह बात अपनी मालिकिन को बताने की कोशिश की, लेकिन रिया के धमकियों से डर गई थी। रिया ने उसे यहाँ तक कहा कि अगर उसने कुछ भी बताया तो वह उसकी जान ले लेगी। एक दिन जब डॉक्टर महिला को यह बात पता चली तो वह सन्न रह गई। उसने सुमित्रा से सारी बातें विस्तार से पूछीं। सुमित्रा ने उसे बताया कि यह सब पिछले 1 साल से चल रहा था। रिया अपनी माँ से इतनी नाराज थी कि उसकी अनुपस्थिति में उसे सुमित्रा पर निकालती थी। रिया की मानसिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे कभी-कभी पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। माँ को अपनी बेटी के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में बहुत देर से पता चला, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। उसने तुरंत एक डॉक्टर से संपर्क किया और रिया के इलाज के बारे में जानकारी ली। इस कहानी का अंत एक सीख के साथ होता है कि एक माँ का फर्ज सिर्फ अपने बच्चों की शारीरिक देखभाल नहीं, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। डॉक्टर माँ को अपनी व्यस्तता के कारण इस महत्वपूर्ण बात का एहसास देर से हुआ, लेकिन जब उसने यह जाना तो उसने अपनी बेटी की मदद के लिए हर संभव कदम उठाए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।